हेलो, वेलकम अगेन। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो मैग्नेटिक फोर्स से रिलेटेड टॉपिक है। और इसमें एक तो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में थोड़ा बहुत अभी हम लोग जान लिए हैं कि मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है, थोड़ा बहुत कैसे डेवलप होता है, कहाँ पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है। और जो है उसके बारे में ये जानना है कि वो मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट कैसे डालता है। जैसे ऑलस्ट्रेज के एक्सपेरिमेंट में दिक् सूचक जो था वो डिफ्लेक्ट हुआ था, ऐसा कुछ। तो अब वो जानने का समय आ गया है कि एक्चुअल में डिफ्लेक्ट हुआ है तो फोर्स किधर लगा है, या फिर क्या क्या आपको ये है रिस्ट्रिक्शंस हैं कि वेलोसिटी या फिर मैग्नेटिक फील्ड में कुछ एंगल रहेगा तो किधर का डिफ्लेक्शन होगा, ऐसा कुछ। तो इसमें मेरे रूप से हम 4 केसेस पढ़ेंगे, लेकिन 3 केसेस तो सिमिलर रूप से ऐसा मान लें कि 2 केसेस तो ऐसे हैं जैसे कि फोर्स नाम का कोई चीज़ नहीं है, फोर्स वैसे नहीं लग रहा है। लेकिन जो 3rd और 4th केसेस हैं उनमें कुछ अलग तरह के कंसेप्ट डेवलप होंगे जो आगे चल के साइक्लोट्रॉन का आपको संरचना मिलेगा। और उस 3 और 4th केसेस से आप साइक्लोट्रॉन को समझा सकते हैं कि उसमें ये आपको प्रोसेस होता है, ये कंस्ट्रक्शन होता है, ये वर्किंग होता है। तो अभी जो है ये देखना है कि जो फोर्स लगता था F, इसके मेनली रूप से 2 कंपोनेंट, 2 ऐसे पैरामीटर थे जिनके बारे में हम वेक्टर के बारे में जानते हैं। कौन कौन से? एक तो ये वेलोसिटी हो गया, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को शॉर्ट में एमएफ से डिनोट कर सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को ईएफ से डिनोट कर सकते थे, उसी तरह मैग्नेटिक फील्ड को एमएफ से डिनोट कर सकते हैं। तो डिपेंड ये करता है, केस 1 इस सेंस में लेते हैं कि अगर मान लेते हैं कि ये एक वेक्टर बी हो गया, दूसरा वेक्टर बी हो गया, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट है, मतलब सदिश गुणनफल है। तो मान लेते हैं कि कोई अगर ए वेक्टर है और एक क्रॉस बी वेक्टर है, क्रॉस जो है बी वेक्टर है, तो इसका जो क्रॉस होता है वो क्या होता है, ए बी इंटू साइन ऑफ थीटा, साइन ऑफ थीटा। तो डिपेंड ये करता है कि थीटा आपका कितना ज़्यादा बड़ा है छोटा है, उसके अनुसार से ये ए क्रॉस बी का परिमाण जो है तय होगा। उसी प्रकार ये भी क्रॉस बी में थीटा कितना है, उसी के अनुसार से ये फोर्स का परिमाण या फोर्स का मैग्नीट्यूड आपको पता चलेगा। ठीक है। अब फोर्स जो है एक प्रकार का कैसा क्वांटिटी है, तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। इसीलिए ये एक दोनों सदिश का अगर मल्टीप्लिकेशन होता है, देखिए इसमें जो सदिश का मल्टीप्लिकेशन है वो ये तय करेगा कि इसका जो एक प्लेन है, ये दूसरा बी मैग्नेटिक फील्ड का जो प्लेन है, दोनों का अगर सदिश गुणनफल होगा तो जो तीसरा वेक्टर आएगा वो इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर आएगा। क्या आएगा? परपेंडिकुलर आएगा, मतलब भी वेक्टर और बी वेक्टर के परपेंडिकुलर आएगा। ठीक है। तो सबसे पहले केस लेते हैं क्या कि अगर मान लेते हैं इसको आगे करके कंटिन्यू करेंगे तो क्या इसको कर सकते हैं, F इक्वल टू कितना होगा, Q V B साइन ऑफ थीटा। थीटा जो होगा वो किसके किसके बीच में एंगल है, तो थीटा जो है वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है। तो सबसे पहले केस 1 लेते हैं जिसमें कि मैग्नेटिक फील्ड कुछ रहेगा और उसमें वेलोसिटी जो रहेगा वो कुछ स्थिर रहेगा, ऐसा कुछ। केस फर्स्ट में ये है कि चुंबकीय क्षेत्र जो है बी वेक्टर आपको दे रखा है। देखिए बी वेक्टर जो है, मान लेते हैं कि बी वेक्टर किस साइड है। ठीक है। बी वेक्टर का डायरेक्शन हमको दे दिया। अगर मान लेते हैं कि यदि वेग शून्य का मतलब v जो है अगर 0 है और वो आवेश q दे रखा है, तो मान लेते हैं कि यहाँ पर q आवेश है और v जो है 0 है। तो v 0 है का मतलब ये है कि वो पार्टिकल खुद में खुद रेस्ट में है, तब उस पर फोर्स कितना लगेगा, तो फोर्स जो होगा वो क्या होगा, फोर्स इक्वल टू q v वेक्टर क्रॉस b वेक्टर
तो अगर v जीरो है इसको क्या करेंगे जीरो, अगर v जीरो है तो फोर्स भी क्या लगेगा, फोर्स जो लगेगा वो जीरो लगेगा, ठीक है, क्योंकि अगर कोई पार्टिकल रेस्ट में है तो उस पर कोई बल नहीं लगाया जा सकता है। जैसे एक छोटा सा, कैसे इसको ऑस्टेज के एक्सपेरिमेंट से जोड़िए, कैसे, अगर एक दिक्सूचक था, अगर की को ओपन किए थे जिसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा था, इसका मतलब चार्ज क्या था, रेस्ट में था, तो इसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा था, उसमें दिक्सूचक की जो सुइयां थी वो डिफ्लेक्ट नहीं हो रही थी, अनडिफ्लेक्टेड थी। लेकिन जिसमें आप चार्ज का फ्लो होने लगा तो वेलोसिटी आ गया, चार्ज का फ्लो होने लगा तो वेलोसिटी आ गया, उसमें दिक्सूचक की सुइयों को डिफ्लेक्ट किया जा सकता था, तो डिफ्लेक्शन हुआ, इसका मतलब फोर्स लगा। लेकिन जिसमें की ओपन था, जिसमें क्लोज्ड परिपथ नहीं था, उसमें फोर्स कहीं ना कहीं जीरो था, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी जीरो था, इसीलिए उसको डिफ्लेक्शन में नहीं लाया। डिफ्लेक्शन में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिफ्लेक्शन में लाने के लिए कुछ एंगल भी रखना पड़ेगा, और वेलोसिटी वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एंड चार्ज जो है नॉन जीरो तीनों रहना पड़ेगा, तभी वो फोर्स लगेगा। केस वन में ये हो गया कि अगर वेग शून्य हो तो v इक्वल टू जीरो, तो फोर्स क्या लगेगा, जीरो लगेगा, ठीक है, ये केस वन हो गया। केस टू देखते हैं क्या है, इसको कॉपी कर लीजिएगा। केस टू देखते हैं क्या है, केस टू जो है ये डिपेंड करेगा कि अगर वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड में अगर थीटा जो है जीरो है, केस टू जो है, यदि डी वेक्टर तथा वी वेक्टर एक दूसरे के समांतर, तो अगर वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हो, तो पैरेलल होने को ऐसा क्या लगेगा, देखिए अगर मान लेते हैं कि ये हो गया वेलोसिटी वेक्टर, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, अगर ये भी वेक्टर हो गया, ठीक है, और वेलोसिटी वेक्टर अगर ये आगे चार्ज की है इसके पैरेलल हो गए, तो पैरेलल होंगे तो थीटा कितना होगा, पैरेलल होंगे तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री होगा, ठीक है। तो फोर्स कितना लगेगा, फोर्स जो लगेगा वो ये लगेगा कि Q इंटू वी वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर, ऐसा कुछ लगेगा। मतलब ये जो फोर्स है वो कितना लगेगा, ये थीटा जीरो रखेंगे तो फोर्स जो होगा वो जीरो होगा, क्यों, क्योंकि इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड कर लीजिए, Q V इंटू वी इंटू साइन ऑफ थीटा होगा, ये साइन जीरो तो जीरो, तो फोर्स जो होगा वो कितना हो गया, फोर्स इक्वल टू जीरो, ठीक है। मतलब ये कि अगर इसका वेलोसिटी भी है तो जिस डायरेक्शन में ये वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में वो कंटिन्यू रहेगा, उसको डिफ्लेक्शन करने वाला कोई ऐसा फोर्स नहीं है जो इस वेलोसिटी को, इस वेग के दिशा को बदले या फिर बढ़ाए या घटाए, क्योंकि फोर्स लगेगा तो डिपेंड ये करता है कि उसका डायरेक्शन भी बदल सकता है या फिर उसका वेग भी बदल सकता है, डिपेंड ये करता है कि वो जो फोर्स है वो किस डायरेक्शन में लग रहा है। तो इसके हिसाब से अगर थीटा जीरो था तो फोर्स भी जीरो लग रहा है, तो जिस डायरेक्शन में ये पार्टिकल जा रहा है उसी डायरेक्शन में वो एकदम कंटिन्यू रहेगा, वो रुकेगा नहीं और नहीं उसका दिशा चेंज होगा, ठीक है। मतलब ये है कि कण का दिशा और गति अपरिवर्तित रहेगा, ठीक है। मतलब जो पार्टिकल है जिस डायरेक्शन में जा रहा है उस डायरेक्शन में कंटिन्यू रहेगा। इसका ये मतलब नहीं है कि फोर्स जो है जीरो हो गया इसी के कारण हो रहा है, हाँ तो ऑफ कोर्स यही है कि फोर्स जीरो हो गया है इसी के कारण ये जिस डायरेक्शन में जा रहा था उस डायरेक्शन में जाएगा, इसको डिफ्लेक्ट करने वाला कोई नहीं है, ठीक है। अब जो है केस नंबर थर्ड लेते हैं। केस नंबर थर्ड में जो है थोड़ा सा सोचना है और थोड़ा सा इन दोनों केसेस से हटके वो केस है। देखिए थर्ड नंबर जो केस है, केस थर्ड, इसमें आपको ये बताएगा कि अगर मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर जो है वो वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर हो गया, परपेंडिकुलर हो गया तो क्या होगा, देखिए यदि P वेक्टर परपेंडिकुलर टू V वेक्टर, मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र है वो कुछ वेलोसिटी वेक्टर के या फिर वेग के अगर
अगर परपेंडिकुलर हो गया तो थीटा कितना होगा, ये थीटा जो होगा 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो इसके पहले फिगर को ड्रॉ करते हैं। देखिए कैसे, ये क्रॉस का मतलब क्या हुआ, क्रॉस का मतलब बताए थे कि क्रॉस का मतलब ये हुआ कि आपका मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अंदर की ओर है, अगर डॉट वहीं रहता तो इसका मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बाहर की ओर है। ठीक है, तो ये क्रॉस हो गया। इसमें अगर कोई आवेश है, अगर उस आवेश का वेलोसिटी जो है इस मैग्नेटिक फील्ड का, मतलब यहाँ पे डिनोट कर देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पर आवेश Q है, इसका वेलोसिटी इधर है। ठीक है, तो इस पर फोर्स किधर लगेगा, इसका मोशन कैसा होगा, तो सबसे पहले इसको जानने के लिए ये करेंगे। देखिए पहले फोर्स का इक्वेशन लिखिए। फोर्स इक्वल टू क्या होता था, Q V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। ठीक है, थीटा कितना है, तो थीटा सर 90 है, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर की ओर है, लेकिन जो वेलोसिटी वेक्टर है वो कुछ इस तरह है, कुछ इस तरह इसका डायरेक्शन देखिए। ये जो है मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर हो गया, लेकिन वेलोसिटी वेक्टर किधर है, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो जब मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर हो गया और जो वेलोसिटी वेक्टर है वो इस साइड हो गया, तो इन दोनों का क्रॉस करने का मतलब क्या है कि V क्रॉस B करेंगे तो V इधर है, V क्रॉस B अगर वेक्टर पढ़े होंगे तो उसमें बताया जाता है कि कैसे क्रॉस का डायरेक्शन कैसे आप दिखा सकते हैं। तो देखिए जिधर V होता है उधर आपने पूरे थंब को रखना होता है, पूरे एकदम हथेली को। इसके बाद जिधर B है उधर घुमाइए, B किधर है, अंदर की ओर है। जो डायरेक्शन आपका अंगूठे का होगा वो देगा V क्रॉस B का डायरेक्शन। ठीक है, तो फिर जो F जो हो गया वो क्या होगा, Q V B साइन 90 डिग्री। तो साइन 90 कितना होगा, 1 होगा। तो F जो होगा वो Q V B हो गया। मतलब इस पर फोर्स लगेगा, इस पर फोर्स किधर लगेगा, तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो अंदर, मतलब देखिए फोर्स जो है इधर मैग्नेटिक फील्ड हो गया, अंदर मैग्नेटिक फील्ड हो गया, वेलोसिटी किधर हो गया, इधर हो गया, इधर कर दीजिए। फोर्स किधर लगेगा, ऊपर लग रहा है, फोर्स किधर लग रहा है, देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर, वेलोसिटी इधर, वेक्टर इधर, V क्रॉस B, जिधर क्रॉस B जा रहा है उधर घुमाइए चारों अंगुली को, किधर जा रहा है अंगूठा, ऊपर जा रहा है, मतलब जो फोर्स लग रहा है वो ऊपर की ओर लग रहा है। देखिए फोर्स जो है ऊपर की ओर लग रहा है, इस पर जो फोर्स लग रहा है वो ऊपर की ओर लग रहा है। ठीक है, तो कुछ इसका ऐसा लगेगा, देखिए इधर भी है, फोर्स जो लग रहा है ऊपर इधर लग रहा है। ठीक है, तो अगर पार्टिकल जाएगा तो ये जो फोर्स है वो क्या करना चाहेगा कि वो इसको इधर इधर मोड़ना चाहेगा। ठीक है, मोड़ना चाहेगा, तो मोड़ना चाहेगा तो ये हर एक टाइम में होगा कि अगर यहाँ पर गया, यहाँ पर गया, अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर गया, तो वेलोसिटी जो होगा वो इधर होगा, लेकिन फोर्स तब भी इधर लगेगा। अगर यहाँ पर गया तो वेलोसिटी इधर होगा, लेकिन फोर्स तब भी इधर लगेगा। वेलोसिटी यहाँ पर होगा, लेकिन फोर्स तब भी इधर लगेगा। मतलब ये एक प्रकार का सर्कुलर मोशन का कंसेप्ट फॉलो करेगा। ठीक है, कैसा फॉलो करेगा, सर्कुलर मोशन की कंसेप्ट की तरह। क्यों, क्योंकि अगर ये 90 डिग्री एंगल होता है तब ये जो मोशन होता है वो सर्कुलर टाइप का मोशन होता है। कैसा मोशन होता है, तो सर्कुलर टाइप का मोशन होता है। ठीक है, तो सर्कुलर टाइप का मोशन होता है, तो सर्कुलर मोशन का जो आपको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, सेंट्रीपिटल होता है, वो किसके इक्वल होता है, तो सेंट्रीफ्यूगल जो होता है वो नेट इंटरनल फोर्स के इक्वल होता है। तो सबसे पहले उसको बैलेंस करते हैं, क्या कि वृत्तीय गति के लिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किधर लगता है, तो वो एक प्रकार का स्यूडो फोर्स है। वो भले ही सेंट्रीपिटल की ओर लगता है, लेकिन बैलेंस करने के लिए उसको बाहर माना जाता है। F सेंट्रीफ्यूगल, तो F सेंट्रीफ्यूगल जो होता है वो सेंट्रीपिटल के बराबर होता है। वो कितना होता है, तो mv²/r होता है, अगर इसका रेडियस जो है स्मॉल r है। ठीक है, तो mv²/r ये किसके इक्वल होगा, तो जो नेट, मतलब इसको देखिए यहां पर हो गया, ये पार्टिकल है, इधर जो फोर्स लग रहा है F सेंट्रीफ्यूगल, इसका वैल्यू है mv²/r, अगर इसका रेडियस जो है वो r है। तो लेकिन अंदर की ओर जो फोर्स लग रहा है वो कौन सा लग रहा है, तो यही F लग रहा है। F का वैल्यू कितना है, F का वैल्यू जो है F = QVB, QVB।
तो ये दोनों अगर इसी में मूवमेंट कर रहे हैं, अगर ये बाहर नहीं जा पा रहा है ना तो इससे अंदर आ पा रहा है, मतलब ये और ये फोर्स दोनों एक दूसरे को क्या है, इक्वल है। तो इक्वल कर दीजिए, एम वी स्क्वायर बाई आर क्यू भी क्रॉस क्यू भी के इक्वल होगा। ठीक है, यहाँ पर दो भी है, मतलब इस तरह कर सकते हैं, एम इंटू भी अपॉन में आर इक्वल टू क्यू भी होगा, कैंसिल हो गया। तो जो आर आएगा, ऊपर रफ कर देते हैं, जो आर आएगा यहाँ पे, जो आर है, आर इक्वल टू जो होगा वो एम भी अपॉन में क्यू बी। ठीक है, तो आर जो आया वो एम भी अपॉन में क्यू बी आया, मतलब इसी रेडियस में, इसी तरह टाइप के रेडियस में ये मूवमेंट होता रहेगा। ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, जो रेडियस होगा वो इसी रेडियस में एम भी अपॉन में क्यू बी का जो रिलेशन है, इसी के अकॉर्डिंग ये मूवमेंट चलता रहेगा, सर्कुलर मोशन में चलता रहेगा। मतलब एक बार आप वेलोसिटी देकर छोड़ देंगे, वो मूवमेंट में वो करता रहेगा, मूवमेंट से वो चुकेगा नहीं, क्योंकि अपने आप एक दूसरे से फोर्स प्रोवाइड करते रहते हैं, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल और ये जो है मैग्नेटिक फोर्स एक दूसरे के इक्वल होंगे, तो जो रेडियस होगा वो एम डी अपॉन में क्यू डी होगा। ठीक है, ये रेडियस हो गया। तो क्या इसमें ऐसा भी निकाल सकते हैं कि इसका आवर्तकाल कितना होगा, टाइम पीरियड कितना होगा। टाइम पीरियड का मतलब ये है कि कितने समय में ये एक राउंड सर्किल में रिवॉल्व कर लेता है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पूरा टाइम निकालने के लिए हमको आवर्तकाल बोले तो टाइम पीरियड निकालने के लिए कि कितना समय में ये एक राउंड पूरा कर ले रहा है, उसके लिए सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि इसका जो है सरकमफ्रेंस कितना है। तो सरकमफ्रेंस जो होगा वो 2πr होगा, ऑब्वियसली इसका जो डिनोमिनेशन होता है वो t होता है। ठीक है, तो ये इसका जो सरकमफ्रेंस है वो t होगा, और ये देखेंगे कि उसका वेलोसिटी कितना है। तो वेलोसिटी जो है v से कितना से रिवॉल्व कर रहा है, v से कर रहा है। तो जो टाइम पीरियड होगा वो होगा 2π × r अपॉन में v। ठीक है, इस r के जगह पे ऊपर से वैल्यू रखते हैं, तो टाइम पीरियड इक्वल टू हो जाएगा 2π × r के जगह क्या हो जाएगा, m v अपॉन में, ये भी है, अपॉन में q × v। ठीक है, अपॉन में ये भी है, तो v से भी कैंसिल हो जाएगा। जो टाइम पीरियड आएगा वो 2πm अपॉन में qb होगा। ये जो होगा वो टाइम पीरियड है। टाइम पीरियड मतलब इतने टाइम में वो एक राउंड उस सर्किल में रिवॉल्व कर लेगा। ठीक है, अब जब टाइम पीरियड आ गया तो फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं, आवृत्ति भी निकाल सकते हैं। तो उसको भी एक बार देख लेते हैं कि आवृत्ति कितना होगा। ये जो है इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, इसको साइक्लोइलेक्ट्रॉन में यूज करेंगे डायरेक्टली रूप से। तो इस फॉर्मूले को आप रिवीजन में या फिर याद कर लेते हैं। देखिए, जो टाइम पीरियड है, आवृत्ति अगर निकालना होगा, क्या आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी f इक्वल टू 1 बाई क्या होता है, 1 बाई टी, मतलब t जो टाइम पीरियड का 1 बाई टी होता है, मतलब रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, तो t का वैल्यू यहाँ पर आ गया है, तो f इक्वल टू क्या हो जाएगा, f इक्वल टू 1 अपॉन में t का वैल्यू क्या है 2πm इंटू क्यू ऊपर चला जाएगा। तो जो फ्रीक्वेंसी जो होगा वो f इक्वल टू जो होगा q इंटू बी अपॉन में 2πm, ऐसा कुछ करके होगा। मतलब कि ये अगर रिवॉल्व कर रहा है इस सर्कल में, उसका फ्रीक्वेंसी ये हो जाएगा, आवृत्ति ये है, और टाइम पीरियड जो है वो आया था क्या है 2πm अपॉन में qb। तो इस तरह से ये मूवमेंट होता रहेगा। अगर 90 डिग्री एंगल है तो सर्कुलर में मोशन करता रहेगा। अब जो फोर्थ केस है वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। फोर्थ केस जो है साइक्लोइलेक्ट्रॉन का बेसिक आपको ये दिखा देगा कि हाँ कैसे वो साइक्लोइलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट डेवलप करेगा। इसको जो बोलते हैं वो साइक्लोइलेक्ट्रॉन फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइक्लोइलेक्ट्रॉन फ्रीक्वेंसी। आवृत्ति, साइक्लोइलेक्ट्रॉन आवृत्ति। तो अब जो फोर्थ केसेस आएंगे वो कुछ 90 डिग्री भी नहीं रहेगा, बस ओनली फॉर थीटा रहेगा। मतलब कि बी में
मैग्नेटिक फील्ड में और वेलोसिटी वेक्टर में सिर्फ एंगल थीटा रहेगा, तो थीटा रहेगा तो फिर उसको कैसे डील करेंगे, तो नेक्स्ट लेक्चर में उसको देखेंगे। पहले ये तीनों केस को आप पहले अच्छे से प्रिपेयर हो लीजिए। फोर्थ केस जो है अलग टाइप के आपको सोच को डेवलप करेगा कि कुछ हेलिकल मोशन भी होते हैं उस तरह के, जैसे मान लेते हैं कैसे कि अगर ये तो सर्किल में मूव करता है, अगर थीटा 90 था, थीटा 90 है तो सर्किल में मूव कर रहा है, लेकिन अगर वहीं हेलिकल मोशन हो गया मतलब थीटा कुछ 90 की नहीं है, 0 की नहीं है, बस कुछ एंगल है, तो वो कुछ इस तरह से मूव करेगा। इस तरह के मोशन को हेलिकल मोशन बोलते हैं कि इधर से शुरू हुआ वो बढ़ता गया, एक्स डायरेक्शन में भी बढ़ रहा है, वाई डायरेक्शन में भी बढ़ रहा है, तो उस तरह के मोशन को आप हेलिकल मोशन बोलते हैं। तो ठीक है, थैंक यू, यहीं पे रहने देते हैं आज अगले लेक्चर में।